ओके, नाउ हम देखते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, सो अब हम गॉसेस थ्योरम देखेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन सोर्स चार्ज। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर लैंग्वेज आपको ना भी आए तो आप छोटे मोटे कंसीडर लिख लिया करो, जैसे कंसीडर लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज। एक लाइन है, उसको हमने चार्ज दे दिया है। ठीक है, एक लाइन है, उसको हमने चार्ज दे दिया है। यहाँ पे एक लाइन है, इसको हमने चार्ज दे दिया है और चार्ज इस पूरे पे स्प्रेड कर गया है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर गया। इनफाइनाइट जरूर बनाना, इनफाइनाइट पे ये लगेगा। अगर इनफाइनाइट नहीं होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हमें इसके पास कोई हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक इस तरीके से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक, और जितनी बातें आप कर रहे हो उतनी लिखनी है आपको। ठीक, जितनी बातें आप कर रहे हो उतनी लिखनी जरूर है। लैंग्वेज नहीं लिखते आपके टेस्ट पेपर्स में, मैं विजिबल करता हूँ कि आप लैंग्वेज नहीं लिखते, तो लैंग्वेज लिखते ही काम करना है आपको। जैसे आपने लिखा कंसीडर अ लाइन चार्ज, spreads uniformly over, spreads uniformly over consider infinitely line charge spreads uniformly over the line charge. ठीक है, such that चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पूरे में हमने चार्ज दे दी ना, तो चार्ज यूनिट लेंथ में कितना डेवलप है, यूनिट वॉल्यूम मैंने गलत बोल दिया, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डेवलप है वो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट लेंथ। So which is given by linear charge density, which is given by lambda equals to q by l। तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल। ये q की वैल्यू हो गई। अब हमारा लैम्डा इंटू एल हो गई ना q की वैल्यू। तो यहाँ पर इसके अंदर जो अगर लेंथ l है, तो अगर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना हो गया, q इंटू एल। ठीक है ना, इसको इक्वेशन वन बना ले, अभी आगे इसका यूज़ करेंगे। ये नेट चार्ज है, ठीक है ना, नेट चार्ज। तो Q इंटू एल हो जाएगा, जितनी भी लेंथ लेंगे उतना चार्ज इंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि हमें गॉसेस थ्योरम से यहाँ पे कुछ चीज़ मिलेगी। ओके, सो हमने लाइन चार्ज बनाया था, मैं फिर से बना देता हूँ। लाइन चार्ज हमने यहाँ पे बनाया था, ड्रॉ किया था इस तरीके से, इसको चार्ज दिया था। अब और इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, तो कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, कंसीडर अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, कंसीडर क्लोज्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई। कैसी बनाई,
कंसिडर क्लोज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कैसी बनाई इस पर कि इस तरीके से बनाई कि इनफाइनाइटली जो लाइन चार्ज पे हमने चार्ज दिया है पूरा इसके अंदर आ जाए। सो कंसिडर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, पूरी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हमने इसमें ड्रॉ की। such that q net is a lambda l such that नेट चार्ज इज दिस। ठीक है, नेट चार्ज ये हो गया हमारा। अब इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, पी पॉइंट। कंसीडर पी इज़ द पॉइंट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको बड़ा बड़ा करके लिखना है। पी इज़ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। या आप 2 बार ना लिखें पॉइंट, जैसे मैंने लिख दिया गलती से, कुछ और लिख दें यहाँ पे, सच दैट, ऐसे लिख दें कंसीडर क्लोज गॉसियन सरफेस। तो कंसीडर पी इज़ द पॉइंट वेयर electric field intensity is to be calculated, तो यहाँ पर हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहले इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे फ्लक्स का, है ना। सो फ्लक्स एमिटिंग फ्रॉम द क्लोज सरफेस। अब इस क्लोज सरफेस में 3 सरफेस हैं। देखो 3 सरफेस कैसे हैं इसमें, ये एक तो लेटरल सरफेस है यहाँ पे, और एक ये ऊपर वाली सरफेस है, ये दिख रही है आपको। तो 3 सरफेसेस हैं यहाँ पे। तो ये लेटरल सरफेस एरिया आपको लेना पड़ेगा सिलेंडर का। अब जो लेटरल सरफेस एरिया का हमने एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर कर लिया इस जगह पे, और यहाँ बहुत तरीके से बनाया, ऐसे कुछ भी नहीं कैरो बना दिया आपने। अब लेटरल सरफेस एरिया का हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, और इस पॉइंट का जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ होगा। अब ds नाम देते हैं इसको, ds छोटा सा वेक्टर, तो ds नाम दे दिया हमने। ठीक है ना, ds चाहे ds1 कर ले, क्योंकि लेटरल सरफेस का सरफेस एरिया अलग होगा, ऊपर का सरफेस एरिया अलग होगा। क्या बोलते हैं इसको, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं ना, और ऊपर वाले को कुछ बोलते हैं, आप देख लेना। सो फ्लक्स एमिटिंग फ्रॉम क्लोज सरफेस, ये पहले वाली सरफेस से ds1 आ जाएगा। दूसरी वाली सरफेस ये है, इसका एरिया को हम लोग ds2 नाम देते हैं। छोटा सा एरिया ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ds2 नाम दे देते हैं। और जो ये नीचे वाला एरिया है इसको हम लोग ds3 नाम दे देते हैं। तो जो टोटल फ्लक्स होगा, फ्लक्स वो तीनों का सम हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमारे पास ये कर्व सरफेस है, गूगल करके देख लेते हैं व्हाट आर द 3 सरफेसेस। सिलेंडर का नाम क्या होता है, व्हाट आर द 3 सरफेसेस ऑफ सिलेंडर नेम्ड एज। सो सर्कुलर बेस, बॉटम सर्कुलर बेस, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो यही हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फ्लक्स प्लस टॉप सर्कुलर बेस का फ्लक्स। आप लिखें, अच्छी तरह लिखें, घबराएं नहीं। टॉप सर्कुलर बेस ऐसे कर लें, आप इस तरह से करें। पेपर में आपको खूब बड़ा बड़ा करके लिख के आना है, आपको अपना टाइम वहाँ पे व्यतीत करना है। φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब बता दें अच्छी तरीके से, φ1 कौन सा फ्लक्स है, फ्लक्स फ्रॉम लेटरल और कर्व सरफेस। ठीक है, फ्लक्स फ्रॉम लेटरल और कर्व सरफेस। दूसरा जैसे कि φ2 क्या है, फ्लक्स φ2 क्या है, φ2 क्या है, φ2 क्या है। मैं पेज पीछे करने का ऑप्शन देख रहा हूँ। ये थोड़े बहुत वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सीख जाऊँ, बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया आपने इन बोर्ड्स को। मैं लिख तो देता ही हूँ, फ्लक्स फ्रॉम टॉप सर्कुलर बेस और φ3 क्या है, फ्लक्स फ्रॉम बॉटम सर्कुलर बेस।
तो आप ऐसे लिख लें, शर्माएं नहीं बिल्कुल भी, अच्छी तरह आप उसको समझ में आना चाहिए कि हमें सब आता है, ठीक है ना। ये बात बहुत अच्छी तरह याद रखें, हमें घबराना नहीं है, हमें शर्माना नहीं है, आपको अच्छी तरीके से सारी बातें लिख के आनी चाहिए। हमें इसमें कुछ भी सोचना समझना नहीं है कि हमें घबराना है या समझना है, कुछ भी ऐसा हमें नहीं करना है। प्रीवियस स्लाइड भी समझ में आ गई मुझे, ठीक है। दिस इज़ प्रीवियस, दिस इज़ नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे एक सरफेस बनाई है, ये वाली सरफेस ली हमने, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये है थर्ड हमारी सरफेस। अब यहाँ पर आप DS1 का इंट्रीगेशन देखोगे, इंट्रीगेशन ऑफ DS1, अभी इंट्रीगेशन नहीं है। तो ये अब समझ में आ गया यहाँ तक अपने को फ्लक्स निकालना, मतलब फ्लक्स कैसे निकाल, फ्लक्स 3 जगह से निकल रहा है। फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस 3 जगह से एमिट हो रही हैं, ठीक है ना। फील्ड लाइंस 3 जगह से एमिट हो रही है, तो उनके एरिया के संग 3 जगह से प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया हमारा, तो टोटल फ्लक्स इन तीनों का सम होगा। अब φ1, φ2 और φ3 को हम ऐड कर देंगे। किस तरीके से लिखेंगे हम लोग इस बात को, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ EDS1 cos थीटा फॉर फर्स्ट सरफेस, ठीक है। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ कुछ EDS cos थीटा फॉर सेकेंड सरफेस, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आप E2 E3 कर लें, ये थोड़ी अलग ये S2 कर लें cos थीटा, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना, ये हो जाएंगे ज़ीरो, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के संग 90 का एंगल बनेगा। देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कुछ इस तरीके से अराइज होंगी, इस तरीके से बाहर की तरफ ही अराइज होंगी हमेशा। तो यहाँ एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना ना, यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के संग एंगल हमेशा कितना बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो हो जाएंगी अपनी ज़ीरो, ठीक है। नीचे वाले में भी देखो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी, ये फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो जो भी फ्लक्स होगा ना, टोटल फ्लक्स, वो इंटीग्रेशन ऑफ EDS1 cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एक कैसी ली है हमने, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल ली है। आप ये भी मेंशन कर देना, एज गॉसियन सरफेस इज सिमेट्रिकल, एज गॉसियन सरफेस इज सिमेट्रिकल, गॉसियन सरफेस इज सिमेट्रिकल। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मैंने इस पर बनाया नहीं है। सो फाई इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ DS1 cos 0 की वैल्यू 1। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे हम, इसे फर्स्ट इक्वेशन मेंशन करेंगे हम, इसको फर्स्ट इक्वेशन मेंशन करेंगे इसको, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मेंशन करेंगे। अब ऑल्सो बाय गॉसेस थ्योरम, अब हमें गॉसेस थ्योरम का यूज़ करना है, आखिर एप्लीकेशन गॉसेस थ्योरम का तो है। ऑल्सो बाय गॉसेस थ्योरम थ्रू अ क्लोज सरफेस टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्लोज सरफेस से Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। सो इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ DS1 इक्वल्स टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ DS1 क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बताओ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πRH, लेकिन यहाँ h हाइट नहीं लिया हमने, लेंथ लिया, हमने यहाँ पे लेंथ लिया था ना, तो 2πRL हो जाएगा यहाँ पे। तो E इंटू 2πRL इक्वल्स टू Q नेट की जगह रख देंगे लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो है ना L से L कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, सो हमारे पास बचेगा E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R के बीच का, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा। सो फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया
वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखोगे, क्या याद रखोगे, एक बात क्या याद रखोगे, एक बात ये याद रखोगे कि जब न्यूमेरिकल्स करोगे इसमें तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेना ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई कर लेना नीचे। इससे आपको फॉर्मूला थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्योंकि 1/4 की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹ 2 लैम्डा अपॉन आर। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी एक न्यूमेरिकल है इसका, सॉरी एक्सरसाइज में। लैम्डा की वैल्यू दी है, आर डिस्टेंस दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे।